उस वक्त मतलब ऐसी सोच थी कि फाइन आर्ट करना बोले तो पैसे वालों का काम है, ओके। और कमर्शियल में कैसा वो करके तुरंत हम लोग पैसा कमाने लग जाते थे। तो जो कट होता है, हाँ। वो कट हम लगाते हैं उसके ऊपर, इमेज के ऊपर, अच्छा। और वो प्रॉपर उसको ब्लेंड करते हैं। तो काम करोगे कैसा, प्रॉम्प्ट दोगे कैसा? एग्जैक्टली। पहले तो तुम लोग को दिमाग में पहला विजुअल करना चाहिए कि ये सीन ऐसा है। पहले एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद में आर्टिस्ट बनो। नमस्कार। स्वागत है आपका आज के हमारे एपिसोड में। द आर्ट कनेक्ट स्टूडियो प्रेजेंट्स द आर्टिस्ट टेबल। आज हम एक ऐसे कलाकार से मिलेंगे जिनकी कला जर्नी जे स्कूल ऑफ आर्ट से शुरू हुई और कई मुकामों को पूरी करते हुए आज वो एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं। आज हम मिलते हैं श्रीमान राजेंद्र कोहली जी से। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, जैसे मैं थोड़ा आपके बारे में जाना है। आपने जे स्कूल से निकलते हुए काफ़ी जगहों पे अलग अलग जॉब्स करते हुए, पोर्ट्रेट्स और वेरियस एक्टिविटीज़ करते हुए आज आप एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे? एक्चुअली मैं एक यवतमाल करके एक सिटी है जो विदर्भ में है, तो वो मेरा गांव है। और वहाँ से मैं फर्स्ट टाइम जब मुंबई आया, तो कोई भी रिलेटिव्स नहीं थे मेरे साथ। मेरे ड्राइंग टीचर खुद मेरे साथ में थे, उनके साथ में ही मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया। और तो पहला ही मैं जैसे ही बॉम्बे पहुँचा, हम लोग पहुँचे तो सर के साथ में सीधा अपना जे स्कूल ऑफ आर्ट का जो बांद्रा में हॉस्टल है, तो वहाँ पे हम स्टे किए। इसी तरह फिर जे का हम लोग का एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होता है, वो सब पास आउट करने के बाद वहाँ से हम लोग का फिर ये जर्नी स्टार्ट हो गया। मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, तो मुझे पता नहीं था कि मैं पास होऊंगा या नहीं, क्योंकि सब बड़े बड़े और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के लड़के बच्चे थे वहाँ पे। तो हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग को तो कुछ इतना आइडिया नहीं था, हम लोग तो गांव से आए, तो पता नहीं हम लोग कितना ये कर पाएंगे, लेकिन हो गया सब। तो और जे में एडमिशन लेने के पहले आपने स्कूल में या उसके पहले कुछ आर्ट की ट्रेनिंग ली थी? जे में आने से पहले या फिर ये इस आर्ट फील्ड में आने के लिए पहला अपने को एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, ये दो एग्जाम देने ही पड़ते हैं। बराबर है। तो और उसका बेनिफिट भी होता है, हाँ। मतलब कोई भी दे सकता है उसको, जो 7th या 8 में जो है वहाँ से वो फर्स्ट एलिमेंट्री, उसके बाद इंटरमीडिएट, ऐसा दोनों एग्जाम दे सकते हैं। तो आप बेसिकली बचपन से ही आर्ट में इंटरेस्टेड थे? इसका रीज़न ये है कि मेरे पिताजी टीचर है, हाँ हाँ। मुख्याध्यापक थे। ओके। तो उनको पहले से ड्राइंग का ज़्यादा ये था, मतलब हाँ हाँ। आर्ट के बारे में बहुत लगाव था। वो भी एक ड्राइंग टीचर थे, इसलिए मुझे थोड़ा तो बचपन से घर में आर्ट, आपको बेसिक हाँ, आर्ट के? और मेरा भी इंटरेस्ट था। हाँ हाँ। तो मैं कभी वही मिट्टी का कुछ बनाता था, तो कभी ड्राइंग कुछ करते बैठता था। तो ये सब देख के उनको लगा कि इसको भी आगे ये करना चाहिए। तो राइट। उनका सपना था कि जे में मैं बीएफए या कुछ करूँ। हाँ हाँ। उस वक्त उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस वक्त उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन वैसे नहीं थी। तो उन्होंने वो सपना देखा मेरे अंदर। तो फिर वैसे मैं आया, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हुआ, और वहाँ से फिर तो आगे आपने कौन सी स्ट्रीम ली फिर जे में, बीएफए में? मैंने कमर्शियल कमर्शियल। तो कब पास आउट किया आपने जे से? 93। 93। हाँ। वाह। एंड उसके उसके बाद की थोड़ी जर्नी बताया। जे से निकल के आपने क्या? पहले तो कॉलेज में ही फर्स्ट
फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही गया, मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ इतना आइडिया नहीं होता है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर थोड़ा आइडिया आने लगा कि नहीं, काम सीखना चाहिए बाहर। तो हम लोग तो गांव से आए थे, तो हम लोग के लिए ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में कितना हम अचीव करेंगे। तो हम लोग, कॉलेज रहता था सुबह 7 से 3:30 बजे तक हम लोग का कॉलेज रहता था। ओके। तो 3:30 बजने के बाद में हम फ्री हो जाते थे कॉलेज से। हम लोग सीधा वहाँ से 3:30 बजने के बाद में सीधा एक स्टूडियो था, वो स्टूडियो में जाते थे। तो वो हम लोग को कटिंग पेस्टिंग करके ये था, जो हम लोग को मैन्युअली पट्टी और सेट स्क्वायर और रबर सोल्यूशन वो लेके एक एक लाइन पेस्ट करो, एक एक वर्ड ऐसा पेस्ट हाँ करो। हाँ हाँ। तो ऐसा था। जब आप जे 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 में थे, इतना बड़ा नाम है जे जे, और तो वहाँ पे आपके ऐसे कौन से इंस्पिरेशंस थे? किसी किसी कोई आपके प्रोफेसर्स हो गया, समकालीन आर्टिस्ट हो जो उस वक्त हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो? जॉन फर्नांडिस सर थे, जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उनका ऑयल पेंट हो, वाटर कलर हो, पेस्टल वर्क हो, जो भी काम करते थे वो बहुत अच्छा लगता था। और एक कमर्शियल आर्टिस्ट थे जिनको पूरा अपना वर्ल्ड ही पहचानता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उसमें अपने एस.एम. पंडित सर थे। मतलब हम लोग कुछ भी नहीं थे उस वक्त तो, मतलब हम लोग उनका नाम लेना भी बहुत बड़ी बात है। उनका जो काम था, उनका मैंने एग्जीबिशन देखा था एस.एम. पंडित सर का। तो वो एग्जीबिशन देखने के बाद में पता चला कि इतना अच्छा काम अपने यहाँ पे करने वाले भी लोग हैं। मतलब वो तो भगवान के बराबर है। सही बात है। तो उनका एक स्टाइल था, वो छोटा सा एक थंबनेल बना लेते थे पहले, और उसको फिर 15 फुट 20 फुट जितना उनको चाहिए वो कैनवास पे एनलार्ज करते थे। क्या बात है। मतलब हर चीज में उनकी इतनी मास्टरी थी कि हम लोग को पता नहीं है, लेकिन वेस्टर्न आर्टिस्ट भी उनको कॉपी करते थे, चाहे फिर वो कलर स्कीम हो, ड्राइंग हो, हर हर चीज में। तो आपने जो अब जैसे आप पोर्ट्रेट्स करते हैं, तो वो पोर्ट्रेचर उस वक्त से ही शुरू किया था कि उसको बाद में आपने पोर्ट्रेट तो अपने ये जॉन फर्नांडिस सर जो थे, हाँ। वो कॉलेज में उनका डेमो वगैरह होता था। हाँ। तो वो जब उनका पहला डेमो जब मैंने देखा, तब से फिर मैं थोड़ा उस टाइप इम्प्रूव होने लगा और करने लगा खुद को। दर्शकों को थोड़ा सा आप बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ों को, जैसे लाइव पोर्ट्रेट करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, या क्या उसके बेसिक गुड प्रिंसिपल्स हैं? पोर्ट्रेट करते टाइम बहुत से, मतलब जो नए आर्टिस्ट है, तो वो पहला कैरेक्टर को कैच करने की कोशिश करते हैं। पहले तुम अपना ड्राइंग कितना परफेक्ट हो, ड्राइंग का जो प्रोपोर्शन है या मेजरमेंट जो भी है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। पहले तो उसके ऊपर फोकस करो, ड्राइंग प्रॉपर हो, उसके बाद में तुम फिर कैरेक्टर के बारे में सोचो। ओके। दूसरी बात कि तुम शेड लाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। प्रॉपर जो एरिया है शैडो का, उतना ही अपने पोर्ट्रेट में भी उतना वैसा होना चाहिए। लाइट जितना एरिया कवर कर रहा है, उतना ही लाइट बराबर वही पोर्शन लाइट का होना चाहिए। तो जब आप पोर्ट्रेट करते हैं तो आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, जहाँ पे आप उस पर पोर्ट्रेट कर सकते हैं? कंफर्टेबल बोलने से मुझे वाटर कलर में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वही मीडिया सबसे ज़्यादा टफ है। टफ है, हाँ। वाटर कलर बेस है, तो आप अगर वाटर कलर कर सकते हो तो ऑयल कलर या एक्रेलिक तो आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो वो हो सकता है। राइट। तो वो मीडिया को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एक्रेलिक अप्लाई करते हैं तो जल्दी सूख जाता है। ऑयल के लिए एक एक वीक निकल जाता है सूखने के लिए। वाटर कलर है, वाटर कलर को थोड़ा स्पीड से करो और उसको कंट्रोल करो। तो आपको वाटर कलर का काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आप मीडियम सारा यूज़ करते हैं? मीडियम सारा यूज़ करते हैं। पर आप जैसे पोर्ट्रेट्स करते हैं, तो पोर्ट्रेट्स या लैंडस्केप भी आप करते हैं, तो ये यहाँ से इन फाइन आर्ट से होते हुए आप कमर्शियल की तरफ कैसे मूव कर गए? एक्चुअली मैंने कमर्शियल तो ले लिया,
बट मेरा इंटरेस्ट फाइन आर्ट में ज़्यादा था। अच्छा। जैसे कि पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, वो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा ये। लेकिन जो मेरे ड्राइंग टीचर थे, जो सर थे मेरे साथ में आए थे जेजे में, तो जिनकी वजह से ही मैं जेजे में आया, तो उनका कहना ऐसा था कि फाइन आर्ट्स जो करते हैं वो अपने हॉबी के लिए करते हैं। उस वक्त मतलब ऐसी सोच थी कि फाइन आर्ट करना बोले तो पैसे वालों का काम है, ओके। और कमर्शियल में कैसा वो करके तुरंत हम लोग पैसा कमाने लग जाते थे। तो आपने आपने जब जैसे आपने पास आउट किया, हम्म। तो आपने पहले किसी स्टूडियो में जॉब किया या? कॉलेज से ही फर्स्ट ईयर तो हम लोग का ऐसे गया। सेकंड ईयर से मैं फ्रीलांसिंग करने लगा। तो हम लोग 3:30 बजे जब छुट्टे थे, उसके बाद में सीधा स्टूडियो जाते थे, वहाँ पे काम करते थे। 7 बजे तक वहाँ पे काम करते थे। वहाँ से फिर मैं वापस इधर आता था वीटी, जहाँ पे कॉलेज है हम लोग का। तो विक्टोरिया टर्मिनस आके उधर एक आर के स्वामी करके एड एजेंसी थी। ओके। तो वो आर के स्वामी एड एजेंसी में मैंने बहुत सारा काम किया था। एक ड्यूक्स मैंगलोर करके कैंपेन था, और उसके बाद में हॉकिंस प्रेशर कुकर था। उसके बाद में आलिशा चिनॉय के एक सिंगर थी, हाँ। तो उसका एल्बम, उसके लिए काम किया था। तो ये कितने साल तक आपका चलता रहा? कॉलेज में था तब तक मैंने आर के स्वामी में तो मैंने 2 साल किया। एक इसका फार्मास्यूटिकल एड एजेंसी था जो माझगांव में था। ओके। तो वहाँ पे मैं कॉलेज छूटने के बाद में 3:30 बजे के बाद में 7 बजे तक वहाँ पे करता था, और 7 बजे के बाद में फिर वहाँ से निकलता था, फिर इधर आर के स्वामी में आके नाइट करता था। तो ये जैसे आप ये इलस्ट्रेशन का और ये एड एजेंसी का काम करते करते आप फिर मैट पेंटिंग की तरफ कैसे आए? क्या हुआ था, बाहर एनिमेशन फिल्म का बहुत क्रेज था, राइट। जो अपने इंडिया में उस वक्त उतना नहीं था। अपने यहाँ पे एक सिल्वर लाइन करके एक स्टूडियो था, सिल्वर टूल। वहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, मतलब जस्ट। तो उस वक्त हवा हो गई थी कि एनिमेशन एनिमेशन एनिमेशन। फिर सब लोग उधर भाग रहे कि चलो एनिमेशन में जाते उधर। तो फिर मैं भी उधर ट्राई किया, मैंने भी। तो उधर एक ट्रेनिंग था, एक महीना 15 दिन का। वो करने के बाद में वहाँ पे एनिमेटर लोगों के लिए कुछ अलग अलग एक्सरसाइज थी। ओके। जैसे कोई एक्शन है अपनी, हम लोग खाना खा रहे, तो यहाँ से हम लोग खाना खा रहे, तो ये जो एक्शन है थाली के पास से जो हमारे मुंह तक आने तक, हाँ। तो ये एक्शन के लिए हम लोग को 25 ड्राइंग करनी पड़ती है। ओके। 1 सेकंड के अंदर वो 25 ड्राइंग पास हो जाती है, हाँ। तब वो एक्शन कंप्लीट होता है। ज्वाइन होने के बाद में मैंने देखा कि एनिमेटर जो इन बिटवीन कर रहे हैं, वो लोग इन बिटवीन मीन्स जो बीच के जो ड्राइंग रहते हैं एक्शन की, हाँ हाँ। तो वो जो ड्राइंग्स है उसका बहुत आंकड़ा बड़ा था। मतलब 100 200 ऐसे 300 500 ऐसे जो करते हैं, तब जाके एक कोई तो स्टोरी थोड़ा सा हाँ। कंप्लीट होता है। तो मैंने सोचा इतना मेहनत करके इसमें, तो मैं वो जो कर रहा था वही ठीक था। ओके। तो मैंने देखा कि बैकग्राउंड अगर करते हैं तो बेटर है, तो फिर मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट करके वहाँ पे ये हुआ। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट आपको जस्ट इंटरप्ट करना चाहूंगा। तो मुझे दर्शकों को ये मैट पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता के फिर अपने और आगे बढ़े। मैट पेंटिंग ऐसी चीज है, वो बहुत पहले से ही हो रही थी। तो उस वक्त मैट पेंटिंग मैन्युअली की जाती थी, मतलब एक ग्लास बड़ा रख के उसके ऊपर पेंट किया जाता था। तो अभी वही चीज़ अभी कंप्यूटर के ऊपर हो रही है, जैसे फोटोशॉप, न्यू से बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कोई भी शूट होता है, वो शूट करते वक्त पीछे ग्रीन एक कर्टन लग जाता है। हाँ। और बाद में फिर इधर स्टूडियो में उसको वो क्रोमा कट किया जाता है। उसके जगह हम उसको मैचिंग, जैसे डायरेक्टर का जो ये है विजन है, हाँ, उसके हिसाब से या लोकेशन है जो वो उधर सेट करते हैं। और उसका कलर स्कीम, लाइटिंग, एंगल, ये सब मैच करते हैं। ओके। तो वो सब मैच करने के बाद में वो लगना चाहिए कि वो एक ही है, मतलब फोटो वो एक ही है।
जबकि हम लोग 10 अलग अलग इमेजेस उठा के वो पेस्ट करते हैं, राइट, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, ओके, मतलब एक इमेज यहाँ से लिया, दूसरा उधर से लिया, तीसरा तो ऐसे सब करके वो एक कोलाज, मतलब एक फोटोग्राफ बनाते हैं हाँ, कि जिसमें लाइट सोर्स का फॉलो किधर से हो रहा है, शैडो किधर पड़ गिर रही है, तो वो सब देख के पर्सपेक्टिव वो मैच करना, प्रोपोर्शन मैच करना इमेज का, ये सब करके वो मैट पेंटिंग बनता है। तो आप जैसे आप कुछ बता रहे थे जैसे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, तो उसके उसकी टेक्निक्स के बारे में क्या क्या है? बैकग्राउंड तो हो गया स्काई, पीछे के जो माउंटेन्स है या जो सीनरी है, हाँ, तो वो हो गया बैकग्राउंड। वो स्टैटिक है। बट फोरग्राउंड में कोई एक ब्रांच का लेयर है, ओके, कोई ब्रांच है तो उसके लीव्स ऐसे हिल रहे पत्ते, तो उसके लिए अलग से लेयर करके वो फोरग्राउंड बनता था। ये जो हनुमान जो मूवी बना था, वो अपने इंडिया का फर्स्ट एनिमेटेड मूवी था। 70 लेंथ का जो पहला मूवी बना एनिमेटेड, एनिमेटेड, हाँ। वो ये हनुमान था। हम्म, तो उस वक्त इतना ये नहीं था, टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं था अपना अपने इधर। हम्म, तो हम लोगों ने जो उसका पोस्टर वगैरह जो बनाया है, वो भी हमने मैन्युअली बनाया था। ओके। तो वो हमने स्टेंसिल्स वगैरह बना के स्प्रे से उसको स्प्रे पेंटिंग से पेंट किया था। तो सर, जो मैट पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो पहले जो मैट पेंटिंग होती थी और अब जो मैट पेंटिंग होती है, उसमें इतने सालों में कितना क्या डिफरेंस आया है सर? देखिए, पहले हाथ से कांच के ऊपर पेंट करके ये सब मैन्युअली वगैरह सब होता था। अभी धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, फिर वो अभी कंप्यूटर पे हो रहा है, ग्रीन स्क्रीन कट करके उसके ऊपर वैसे काम हो रहा है। अलग अलग जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो डेवलप होते जा रहा है। ओके, अभी तो एआई आ रहा है, हाँ, अभी एआई आ गया तो और भी इजी हो गए, राइट। प्रॉम्प्ट दे दो और हो गया काम, ऐसा भी हो रहा है। तो सर, आप जब मैट पेंटिंग के वो कर रहे, तो आप अपनी कोई एक मूवी के बारे में या कुछ मूवीज के बारे में आप बताएंगे कि आपने उसमें क्या किया है? ये कलंक जो मूवी है, उसमें आलिया भट्ट एक नाव से पानी में से वो पास होती हुई दिखाई है। ओके, तो उसमें एक 3D एक ये है, मॉडल है, ओके, टेम्पल जैसा, एक बड़ा पैलेस जैसा है, हाँ, हाँ, वो 3D में बनाया हुआ इमेज है। ओके, वो इमेज को हम लोगों ने मैट पेंटिंग में ब्लेंड करके उसके साथ मैट मैट पेंट की है। हाँ, हाँ। तो वो एक 3D को मैट में ब्लेंड करना, मतलब 2D और 3D दोनों ब्लेंड करके एक इमेज बनाया गया। ये वाले सीन में कोई चैलेंज आया था आपको? चैलेंज ऐसा था कि ये जो पैलेस था, हाँ, वो 3D में बनाया हुआ था, ओके, और 3D में बनाया हुआ एक ग्रे रेंडर था वो। ओके, तो एक जो 3D इमेज थी उसको 2D में ब्लेंड करना है, और वो रेंडर इमेज थी वो ग्रे थी, ओके, वो ग्रे इमेज को वो कलर इमेज के साथ ब्लेंड करना ब्लेंड था। करना है, तो ओके, ये बहुत एक बड़ा चैलेंज था। राइट। तो ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हैं, हाँ, और तभी करना पड़ता है। तभी हाँ, हम तभी टेक्नीशियंस काम आते हैं बीच बराबर। में, राइट। अपार्ट फ्रॉम कलंक, आपने और कौन सी मूवीज में कुछ हॉलीवुड की भी मूवी की है, हॉलीवुड बॉलीवुड। ये एनिमल करके एक मूवी था, हाँ, उसके बाद में देवरा करके एक मूवी था, हाँ, इंडियन 2 करके एक मूवी आया था, ओके, तो पोनियन सिल्वियन 1, पोनियन सिल्वियन 2, ये दोनों में भी था। जवान करके एक मूवी था, हाँ, हाँ, शाहरुख खान शाहरुख का। खान का, हाँ, उसके बाद में ऊंचाई, हाँ, भोला, थैंक्स गॉड, और सास बहू और फ्लेमिंगो करके एक सीरीज, सीरीज थी। हाँ, हाँ, सलाम वैंकी करके एक मूवी था, सुखी, सर्कस, राम सेतु। अच्छा, राम सेतु में भी आपने, हाँ तो ये जितनी भी मूवीज हम बात कर रहे थे, इसके अंदर आपने कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस को मैट वो किया है कि आप? हाँ, जैसे भोला में हाँ, एक शंकर जी का स्टैचू था, ओके, जो नटराज के एक्शन में जो, हाँ, हाँ, तो वो तो स्टैचू उसका मतलब सेट था वो। ओके, वो जो स्टैचू था वो 3D बनाया हुआ था। हाँ,
उसके पीछे एक वाटरफॉल चाहिए था उनको, तो वो वाटरफॉल जो है वो मैट में किया है हम लोगों ने। ओके। एक ऊंचाई करके एक मूवी आके गया था हाँ जिसमें अमिताभ भी थे। उनके कैप होती है जो वुलन की, हाँ। उसके ऊपर स्नो गिरा हुआ था, राइट। तो वो स्नो नहीं चाहिए था उनको, ओके। तो वो पूरा एक क्लियर रिमूव कर दिया था, वाह। जो मैनुअल हाँ। फोटोशॉप में हम लोगों ने उसको रिमूव किया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी रहती है। एक अभी अभी एक एनिमल मूवी आया था, उसमें भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग को करनी पड़ी कि शूट हो गया है, सब ब्लास्ट हो गया है, टूट फूट हो गया है, होटल के जो पिलर है वो टूटे हैं, फिर वापस उसको वो प्रॉपर करो जैसे नए हैं। ओके। तो जो मेरी समझ में आ रहा है बेसिकली आप जैसे जैसे आपने स्नो हटाया हम्म या जब किसी को मार रहे हैं हम्म तो मारते वक्त उसके जो मुंह से खून वून खून निकलता है या हम्म। ये सारी चीजें आप मैट में पीछे बाद में करते हैं? हाँ, तो एक्चुअली ये तो स्पेशल इफेक्ट्स वाले करते हैं सब, ओके। मुंह में से खून गिरना वगैरह। हाँ हाँ लेकिन जब जैसे भी कोई किसी को शूट करते हैं, गोली हाँ। लगती है, ओके। तो उसका जो मार्क है, हाँ। वुंड, वुंड। ओके। इसका जो शूट करते हैं वो हाँ जो वुंड है, वो सब मार्क भी आते हैं, तो वो हम लोग वो इमेज के ऊपर क्रिएट करते हैं। जैसे किसी ने ऐसे तलवार या चाकू ब्लेड मार दिए है, हाँ तो वो जो कट होता है हाँ। वो कट हम लगाते हैं उसके ऊपर, इमेज के ऊपर, अच्छा। और वो प्रॉपर उसको ब्लेंड करते हैं, ओके। कलर सीसी लाइटिंग ये सब करके उसको प्रॉपर ऐसा दिखाते हैं कि वो एक्चुअल कट हुआ है। ओके। वो इट इज अ पार्ट ऑफ द एडिटिंग, मैट पेंटिंग मैट पेंटिंग। तो सर जो आप अभी जो डिजिटल पूरा सारा काम कर रहे हैं और आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग रही है इन फाइन आर्ट्स एंड कमर्शियल आर्ट जो जो जे स्कूल से आपने किया है, तो वो जो आपका पूरा ट्रेनिंग है ऑफ ऑफ आर्ट, वो यहाँ पे आपके जो डिजिटल जर्नी है ये जो मैट पेंटिंग का, उस दोनों में वो कितना काम आता है आपको? कितना काम आता है बोलने से, वो था इसलिए मैं ये कर पाया, मतलब वो बेस है। हाँ हाँ। अगर मेरा बेस ही अगर प्रॉपर नहीं है हाँ। तो मैं आगे जा ही नहीं सकता। राइट। तो वो तो हर जगह काम आता ही है, क्योंकि वही बेस है, जो कलर्स हो, ड्राइंग हो, अगर वो मुझे अगर प्रॉपर नहीं आता है तो वो मैं नहीं कर सकता। आज आज की जनरेशन में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं हम लोग सारा सारा काम डिजिटल कर लेते हैं, एआई के मदद से मैं कर लूंगा। लेकिन अगर उन्होंने बेसिक एजुकेशन नहीं लिया है, बेसिक आर्ट को नहीं पढ़ा है, तो ये करना मुश्किल होगा कि वो डायरेक्टली हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा नहीं बोल सकते, बट जितना इफेक्टिवली हम लोग ये सब करने के बाद में अपना एजुकेशन अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। एआई के थ्रू करेंगे हम लोग, लेकिन वो कितना अच्छा होगा इसका कोई गारंटी नहीं। कैसा है, इसमें तुम लोग को विजुअलाइज तो करना ही पड़ता है। अगर हाँ विजुअलाइज नहीं कर सकोगे तो काम करोगे कैसा, प्रॉम्प्ट दोगे कैसा? एग्जैक्टली। पहले तो तुम लोग को दिमाग में पहला विजुअल करना चाहिए कि ये सीन ऐसा है या राइट ऐसा होगा, राइट। तब जाके वो तुम उधर फीडबैक दोगे कंप्यूटर को, फिर वो अपने को वैसा इमेज बना के देगा। तो ये जरूरी है। तो आपको आपको बेसिक आर्ट तो बेसिक बेसिक आर्ट जरूरी है। फंडामेंटल्स और वो सब करने यस बहुत यस, जरूरी है, हाँ, तब आप डिजिटल को इजीली ऑपरेट कर इजीली पाएंगे। ऑपरेट कर। तो सर आज आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ स्पेसिफिकली कुछ बोलना चाहेंगे तो आप? मैसेज तो देखो, आर्टिस्ट के लिए कोई भी चीज़ हो, मतलब किसी भी कला का आर्टिस्ट हो, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, जो भी हो, हर आर्टिस्ट को अपने जो भी कला है उसका रोज रियाज करना चाहिए। राइट। जैसे कि सिंगर है तो आज भी वो लगाते ही है, मतलब अभी कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट है कि जो अभी उनकी एज हो गई है, लेकिन आज भी वो उनका जो सा लगाना है वो भूलते नहीं। वैसा ही ये साधना है
तो राइट। हम लोग को भी रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए कि स्केचिंग ये जरूरी है। राइट। कि ऐसा नहीं कि अरे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे भी है कि अरे ये क्या बेसिक है, ये तो हम लोग तब कर चुके हैं, अभी क्या जरूरत है इसकी। तो ये ऐसा नहीं है। जो तुम आज भी अगर वो स्केचिंग अगर कंटिन्यू रखते हो तो उसका आपको खुद को ही उसका रिजल्ट पता चलेगा आगे कि इसका कितना फर्क पड़ता है। तो स्केचिंग करना जरूरी है आर्टिस्ट लोगों के लिए, तो वो कंटिन्यू करें। और सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा कि पहले एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद में आर्टिस्ट बनो, या जो भी आपको बनना है वो उसके बाद में बनो। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू सर। आप आज आए हमारे स्टूडियो पे और आपने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, जैसे आर्ट से शुरू होके इलस्ट्रेशन, मतलब आप जो जो अपना आर्ट फॉर्म है वो इलस्ट्रेशन में यूज़ हो रहा है, वो मूवीज़ में यूज़ हो रहा है, वो आपके मैट पेंटिंग में यूज़ हो रहा है। तो ये इसके लिए मुझे बताने में और हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स तो मैंने भी बोलना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, और थैंक्स फॉर अपने आर्ट कनेक्ट टीम के लिए भी मैं उतना ही। सर, जब आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की प्रतिभा अपने आप आगे आती है, और हमारा पूरा ध्येय ये है कि जैसे स्टूडियो का नाम आर्ट कनेक्ट स्टूडियो है, तो हम वेरियस आर्टिस्ट से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हों। एक दूसरे के साथ Right. जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम लोग ग्रो नहीं करेंगे। बराबर। तो इसमें मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे अच्छे आर्टिस्ट के साथ में हम जुड़ें, और दर्शक भी हमारे साथ में जुड़े, और ये इस आर्ट जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाएं। बराबर। तो अगेन सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आप पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट हम बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्शन बना पाएँ। मैं आपको हमारे एपिसोड के बारे में जो कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ सजेशंस हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिए। हमें ये भी बताइए कि आप और किन आर्टिस्ट के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।